अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का काम तेज हो चुका है। माना जा रहा है कि मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित रहेंगे। रामनगरी के संतों ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा है। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट से जुड़े लोग जब फरवरी माह में प्रधानमंत्री से मिले थे तो उन्होंने आग्रह किया था कि जब भी शिलान्यास कार्यक्रम हो आप उसमें अवश्य आएं। और अब रविवार को जो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की बैठक हुई है उसमें सदस्यों ने फैसला किया है कि कुछ सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, जिसके लिए समय मांगा गया है प्रधानमंत्री से। और इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक निमंत्रण दिया जाएगा कि आप कार्यक्रम में आएं। इस तरीके की रिपोर्टें हैं कि जो शिलान्यास कार्यक्रम है वो इस माह के अंत में या जुलाई में 1 या 2 तारीख को देवशयनी एकादशी से ठीक पहले आयोजित किया जा सकता है। वैसे जो राम मंदिर निर्माण का अगर हम जहां तक बात है तो इस तरीके की रिपोर्टें आई थी कि उसका निर्माण काम शुरू हो चुका है, लेकिन दरअसल ये राम जन्मभूमि परिसर में हुआ है। जो मुख्य मंदिर का निर्माण है वो अभी शुरू होना बाकी है। उसके लिए पूरा विधिवत पहले रुद्राभिषेक किया जाएगा। माना जा रहा है कि 10 जून से ये सब पूजा अर्चना शुरू होंगी, ताकि हम आपको बता दें कि जिस तरह से सभी को ज्ञात भी है कि रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने स्वयं पहले भगवान शिव की पूजा की थी, शिवलिंग स्थापित किया था, उसके बाद सेतु का निर्माण किया था। तो मंदिर निर्माण में कोई बाधा ना आए इसके लिए पहले रुद्राभिषेक किया जाएगा, भगवान शिव को प्रसन्न किया जाएगा, उसके बाद आगे का कार्यक्रम आयोजित होगा। और इसके लिए जो हम जैसे कि L&T ने बनाना है ये मंदिर, तो L&T का ऑफिस वहां पे बन चुका है और वहां पर अधिकतर सामान निर्माण सामग्री की बात करें तो वहां पर पहुंच चुकी है। जो ट्रस्ट का कार्यालय भी वहां पर बन चुका है। अधिकांश जो बेसिक काम थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। अब निर्माण कार्य शुरू होना है, जिसके लिए शिलान्यास कार्यक्रम जल्द से जल्द आयोजित किया जाएगा। माना जा रहा है कि जो ये कार्यक्रम होगा इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और ये बहुत बड़ा आयोजन नहीं होगा जिसमें कि बहुत सारे लोगों की उपस्थिति हो। संत और जो मंदिर निर्माण से जुड़े लोग हैं वो सब उसमें उपस्थित रहेंगे। इस तरीके की रिपोर्टें हैं। हालांकि ये सभी अभी सिर्फ रिपोर्टें हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की कोई पुष्टि नहीं की गई है। उधर अगर हम बात करें आज की अन्य बड़ी खबरों की तो उपराज्यपाल जो दिल्ली के हैं उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज सारे एसडीएम्स की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे। और इसमें कई फैसले हुए। खासतौर पर जो बड़ा फैसला हुआ कि दिल्ली मेट्रो की सेवाएं अभी शुरू नहीं की जाएंगी। अन्य क्या बड़ी बातें रही इस बैठक की ये भी आपको हम बताएंगे और बताएंगे कि उपराज्यपाल ने क्या कारण बताया है कि उन्होंने क्यों दिल्ली सरकार के फैसलों को पलटा। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले चीन की, जहां पर जो भारत और चीन की जो सीमा पर जो तनाव बना हुआ था वो कैसे कम हुआ है और दोनों देशों की सेनाएं कैसे पीछे हटी हैं। आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। चीनी और भारतीय सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी और 2 अन्य इलाकों से वापसी शुरू कर दी है, जो महीने भर से चले आ रहे गतिरोध के बातचीत के जरिए समाधान की दोनों पक्षों की इच्छा के संकल्प को दर्शाता है। सैन्य सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पैंगोंग त्सो और दौलत बेग ओल्डी जैसे इलाकों में हालांकि रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। सैनिकों की वापसी के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस मामले पर चीन की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सैन्य सूत्रों ने कहा कि चीनी और भारतीय सेनाओं ने गलवान, हॉट स्प्रिंग और गश्त के क्षेत्र PP-15 से अपने कुछ सैनिक वापस बुलाए हैं और अस्थायी ढांचों को भी हटाया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में तनाव और कम करने के लिए बुधवार को मेजर जनरल स्तर की बातचीत करेंगे। भारतीय और चीनी सैनिकों में पैंगोंग त्सो इलाके में 5 मई को हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद से दोनों पक्ष वहां आमने सामने थे और गतिरोध बरकरार था। यह 2017 के डोकलाम घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सैन्य गतिरोध बन रहा था। विवाद खत्म करने के लिए अपने पहले गंभीर प्रयास के तहत लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन ने शनिवार को व्यापक बातचीत की थी।
इससे हालांकि कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका था। विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा था कि बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण में हुई और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि इस मुद्दे का शीघ्र समाधान दोनों देशों के बीच रिश्तों को और विकसित करने में मदद करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम रखने और बातचीत के जरिए गतिरोध को सुलझाने पर सहमत है। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जब सोमवार को दिल्ली सरकार के 2 बड़े फैसलों को बदल दिया था तो आप सरकार ने इसे राजनीतिक कदम बताया था। इस मामले में अनिल बैजल ने बताया है कि आखिरकार उन्होंने दिल्ली सरकार के फैसले को क्यों बदला। उपराज्यपाल बैजल ने कहा कि दिल्ली सरकार का ये फैसला संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है और ये मेरा अधिकार है कि मैं ऐसा नहीं होने दूं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा यह ऑर्डर संविधान के अधिकारों का हनन करता है और दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच का एक जजमेंट है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और एक दूसरे जज ने कहा था कि राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार और राइट टू लिव यानी जीने का अधिकार के साथ में उन्होंने राइट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का अधिकार भी जोड़ा था। अगर इस तरह का आदेश जिसमें क्षेत्र के हिसाब से इलाज को मना किया जाता तो ये संविधान का हनन होता। इसलिए मेरे पास ये अधिकार था कि मैं इसको बदलूं ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सभी को मिल सके। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को ऐलान किया कि उनका मंत्रालय मौजूदा शैक्षणिक सत्र में स्कूली पाठ्यक्रम को छोटा करने और शैक्षिक घंटों को कम करने की योजना पर काम कर रहा है ताकि कोविड-19 महामारी से हुए शैक्षणिक नुकसान की भरपाई की जा सके। मंत्री ने इस बाबत अलग अलग पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं। निशंक ने ट्वीट किया, वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर और माता पिता और शिक्षकों से काफ़ी अनुरोध मिलने के बाद हम आने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षिक घंटों में कमी करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों और शिक्षा विशेषज्ञों से इस मामले पर अपने विचार साझा करने की अपील करता हूं। मंत्री ने कहा कि वे अपने विचार रखने के लिए मंत्रालय या मेरे ट्विटर पर और फेसबुक पेज पर हैशटैग छात्रों के लिए पाठ्यक्रम 2020 का इस्तेमाल करें ताकि हम फैसला लेने के दौरान उनको ध्यान में रखें। समूचे देश में 16 मार्च से कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालय और स्कूल बंद हैं। केंद्र ने 24 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था और जो अगले दिन से अमल में आ गया था। सरकार ने कई पाबंदियों में ढील देने का ऐलान किया है जबकि स्कूल तथा कॉलेज बंद हैं। इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि CBSE ने कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक नुकसान को पाटने के लिए पाठ्यक्रम को युक्ति संगत करने पर काम शुरू कर दिया है और घटा हुआ पाठ्यक्रम 1 महीने में तैयार हो जाएगा। आहूजा ने स्कूलों का भविष्य कोविड-19 की चुनौतियों से पार पाना और उससे आगे विषय पर आयोजित ऑनलाइन सम्मेलन में कहा, हम अचानक से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाकर भ्रम और अनिश्चितता पैदा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हम पाठ्यक्रम को युक्ति संगत बना रहे हैं, हम मूल तत्वों को रख रहे हैं और उन हिस्सों को हटा रहे हैं जो गैर जरूरी हैं। उधर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े अनिवार्य दस्तावेजों की वैधता तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर तक करने की घोषणा की। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कोविड-19 संकट की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस संबंध में मिले अनुरोधों पर गौर करने के बाद गडकरी ने यह निर्देश जारी किए। उन्होंने मंत्रालय से मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े अनिवार्य दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध समझे जाने के संबंध में परामर्श जारी करने के लिए कहा है। उधर कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र में देखें तो अभी का जो आंकड़ा है वो 90,000 के पास पहुंचा है। दिल्ली में 30,000 से ज़्यादा मामले हो गए हैं। रोजाना ये जो दिल्ली में 1,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो ये अपनी भविष्यवाणी व्यक्त की है कि जुलाई अंत तक 5.5 लाख मामले हो सकते हैं। ये हैरत कर देने वाले हैं, हैरान कर देने वाले हैं। और अब देखिए, कोरोना को अभी भी बहुत सारे लोग हल्के में ले रहे हैं। इसको हल्के में नहीं लेना है, बल्कि अब इससे डर लगना चाहिए क्योंकि जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है अब स्वयं को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपने स्वास्थ्य के दुश्मन मत बनिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तभी परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। तो कोरोना वायरस से बचना है तो इसके लिए सावधानियां जो सरकार ने बताई हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताए हैं, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, उनका पालन करिए और स्वस्थ रहिए, देश को भी सुरक्षित रखिए।